मैं हूं सुमित, एक लेखक, पत्रकार और फिल्म मेकर। ये गीली मिट्टी, ये ग्लेयर तो नहीं आ रहा थोड़ा? बस दौड़ती खूबसूरत। लोगों से मिलना और उनसे आप सभी को मिलाना, यही कोशिश है मेरे नए शो की। जी हाँ, सोशल सुमित डिजिटल की। चलिए शुरू किया जाए। नमस्कार, सोशल सुमित डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और एक बार फिर मैं आपसे मुखातिब हूं। आज जिस शख्सियत से हम मिलने वाले हैं उनका मिट्टी से बहुत करीबी का रिश्ता है, बहुत क्लोज नाता है उनका मिट्टी से। वो कहते हैं ना, मैं मिट्टी हूं, मिट्टी में मिल जाऊंगी। मैं मिट्टी हूं, मिट्टी में मिल जाऊंगी। एक दिन तुम्हारे किसी काम तो होंगी। जी हाँ, शगुन सिंह जी से आज हम मुलाकात करने वाले हैं। शगुन नैनीताल में पंगोट के पास एक संस्था चलाती हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती हैं जिसका नाम है गीली मिट्टी। नाम इंटरेस्टिंग है, काम इंटरेस्टिंग है, अच्छा काम है, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, समाज के लिए अच्छा है, विश्व के लिए अच्छा है। तो आइए हम शगुन सिंह से कांटेक्ट करते हैं ऑनलाइन और उनसे बातें करने की कोशिश करते हैं। गीली मिट्टी, ये नाम बड़ा कैची है, बहुत अर्दी है, ये नाम आपके जहन में कैसे आया? आपने क्या सोचा और इस गीली मिट्टी नाम का सिग्निफिकेंस क्या है? गीली मिट्टी लिटरल ट्रांसलेशन तो लोगों को लगता है गीली मिट्टी मतलब वेट अर्थ, पर एक्चुअली ये नाम इस वजह से नहीं आया। इसके लिए थोड़ा मेरे बचपन में चलते हैं। तो मुझे बचपन से धरती से एक लगाव था, और स्पेशली जब पहली बारिश होती है और उससे जो मिट्टी की सौंधी खुशबू आती है, वो मुझे बिल्कुल यूफोरिया में ले जाती थी। तो मुझे याद है पहली बारिश में मुझे बाहर निकल करके नाचने का मन करता था और मैं करती थी। तो जब मैंने ये लाइफस्टाइल चुना या मैंने सोचा कि अब मुझे धरती के करीब जाना है, तो समहाउ मेरे दिमाग में सबसे पहले वही फीलिंग आई कि कैसे बचपन में बिना किसी सोच के, फुल अबैंडन के साथ जब वो खुशबू निकलनी शुरू होती थी तो चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान आती थी और हम बाहर जाते थे और नाचना शुरू कर देते थे। वहां से ये नाम गीली मिट्टी निकल करके आया। शगुन, चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। बचपन की ओर, पुरानी बातें करते हैं। टेल अस समथिंग अबाउट योर पर्सनल लाइफ। आप कहाँ से हैं, कहाँ पली बड़ी हैं, आपका जन्म कहाँ हुआ है? आई एम श्योर हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे। प्लीज थोड़ा सा बताइए। बचपन, मैं पली बड़ी हुई हूँ टू सम एक्सटेंट पटना में। उसके बाद फिर दिल्ली आ गई हायर स्टडीज के लिए, अपने एमबीए के लिए। मैंने एमबीए इन फाइनेंस एंड मार्केटिंग किया। फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपको 10 साल तक जॉब किया, विच वॉज वेरी सक्सेसफुल। तो काफ़ी हाई पोजीशन में सीओओ लेवल तक गई। वहीं से अपना सारा जितना भी कमाई किया मैंने, स्टैंडर्ड जैसे आपको बताया जाता है कि लाइफ में सक्सेस के मायने ये होते हैं। तो चाहे आपको अपनी गाड़ी खरीदनी हो, कुछ घर बनाने हो, अपना सारा घर का सारी सजावट, लाइफ के पोजेशंस, तो वही सब कुछ किया। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड की शगुन, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की चकाचौंध को छोड़कर ये पहाड़ों में कैसे चली गई? मतलब कोई तो कारण रहा होगा। ऐसा क्या कारण था जो आप शहरी जीवन को छोड़कर पहाड़ों में बस गई? मैं अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत खुश थी। तो जनरली लोग जैसे बोलते हैं ना कि वही सेम ग्राइंड, रोज उठना, ऑफिस जाना, तो मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैं जो भी कर रही थी मैं उसमें खुश थी और बहुत लगन के साथ काम करती थी। पर जिस दिन मुझे ऐसा फील हुआ कि अब मैं खुश नहीं हूँ और अब मैं कुछ और ढूंढ रही हूँ, तो मैंने ढूंढना शुरू किया। नौकरी छोड़ने से पहले ही मैंने अपनी छुट्टियों को बचाना शुरू किया। उन छुट्टियों में मैंने फार्म्स को विजिट करने शुरू किए। भारतवर्ष में कई फार्म्स में मैं घूमी हूँ और भारतवर्ष के बाहर भी कई फार्म्स में मैं घूमी हूँ। वहां पे मेरा इंट्रोडक्शन इन सारे टॉपिक्स के साथ होने लगा कि अच्छा जी, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल क्या होता है, पानी का बचाव,
अर्थवर्क्स, पर्माकल्चर, नेचुरल फार्मिंग, नेचुरल बिल्डिंग, मड बेस्ड स्ट्रक्चर्स, इनके फायदे क्या है। तो ये एक्सपोजर मैंने अपनी नौकरी छोड़ने के कुछ साल पहले स्टार्ट कर दिया था। ओके। और जैसे मेरा एक्सपोजर बढ़ता गया, मेरी चेतना भी बदलती चली गई, तो मेरे लाइफ की डायरेक्शन भी बदलने लगी। मैं आपको ज्यादा मेडिटेशन में आने लगी, थोड़ा ज्यादा ये सब चीजों के बारे में मेरी रुचि बढ़ी। तो फिर एक रियलाइजेशन आना शुरू हुआ कि ये जो पूरी लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं, ये क्यों जी रहे हैं? क्योंकि हमें बोला गया है कि जी आपके जीवन का उद्देश्य यही है, और आप अगर ये नहीं करते हैं, अगर आप बहुत सारे पैसे नहीं कमाते हैं, अगर आप नौकरी नहीं करते हैं, तो आप सक्सेसफुल नहीं हैं। और इतनी नौकरी करके भी, इतने सारे पैसे कमा करके भी, ये गाड़ी बंगला घर सब कुछ ले करके भी, जो सबसे बेसिक चीजें लाइफ की जिसकी आपको जरूरत होती है, जैसे कि साफ हवा, वो आपको मिल नहीं सकती। साफ पानी आपको मिल नहीं सकता, आपको बॉटल वाटर खरीदना पड़ता है। साफ खाना आपको मिल नहीं सकता। अगर आप बहुत महंगे ऑर्गेनिक ब्रांडेड खाना भी खरीदें, तो भी आपके पास कोई गारंटी नहीं है कि जी ये सिर्फ ब्रांडिंग है, सिर्फ सर्टिफिकेशन है, या सचमुच ये वो प्योर खाना है जिसको प्यार से उगाया गया है। तो जब आप ये सब कुछ जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ होते हैं, प्यार होता है, सर्विस होता है, कंटेंटमेंट होता है, हैप्पीनेस होता है, ये सब कुछ जब आपको ऐसी नौकरी करके नहीं मिल सकता, तो फिर ये सक्सेस का डिनोमिनेशन किसने बनाया? और जिसने भी बनाया, हम इसको फॉलो क्यों कर रहे हैं? हम खुद अपने लिए क्यों नहीं सोच रहे हैं कि हमें क्या करने की जरूरत है? तो जैसे जैसे ये सारे रियलाइजेशन आते गए, फिर लगा कि कुछ करने की जरूरत है। सिर्फ सोचने से तो दुनिया नहीं बदलती है, पहले खुद में बदलाव लाना होता है। तो खुद में ये बदलाव लाने के लिए मैंने ये पहल की अपनी जिंदगी में। ऑलराइट। ये फर्मा कल्चर फार्म और होम स्टे, ये क्या चीज़ है? हाउ डज इट वर्क? पर्माकल्चर एक बहुत ही मिसअंडरस्टूड टर्म है। होता है ना, कुछ कुछ चीजें आपको ट्रेंडी हो जाती हैं, तो जैसी ट्रेंडी होती हैं सब उसको फॉलो करना चाहते हैं और सबकी अंडरस्टैंडिंग अलग होती है। पर्माकल्चर कोई नई चीज नहीं है, ये आपको दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बनी है, परमानेंट एंड एग्रीकल्चर। तो पर्माकल्चर बाद में इसको बदल करके किया गया कि ये परमानेंट एंड कल्चर का कॉम्बिनेशन है पर्माकल्चर, क्योंकि इसका लिंक सिर्फ आपको एग्रीकल्चर से नहीं है, बहुत सारी चीजों से है। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं, पर पहले ये जान लीजिए कि ये कोई किसी की नई इजाद की भी चीज नहीं है। पर्माकल्चर भी आपको बना है पूरे विश्व भर के अलग अलग प्रैक्टिसेस, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस से देख करके, ट्रेडिशनल कम्युनिटीज को देख करके कि अलग अलग जगह पे वो क्या कर रहे हैं, जो वो सही कर रहे हैं और जो वो सदियों से करते आ रहे हैं, और उन सबको मिला करके इसको एक कोर्स के फॉर्मेट में बनाया गया ताकि इसको फैलाया जा सके दुनिया भर में और लोग इसको प्रैक्टिस कर सके और सीख सके। बहुत सारे लोग समझते हैं कि जी पर्माकल्चर का मतलब होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, पर ऐसा नहीं है। पर्माकल्चर एक डिजाइन साइंस है। तो मतलब हुआ कि आपके पास कोई भी सिचुएशन हो, अगर हम जमीन से स्टार्ट करें, आपके पास कैसी भी जमीन हो, चाहे आप एक घर में रहते हो, चाहे आप एक सोसाइटी में रहते हो, चाहे आपके पास एक छोटा सा फार्म हो, चाहे आपके पास बहुत बड़ी सी जमीन हो, चाहे आपको पूरे सिटी लेवल की प्लानिंग करनी हो या पूरे एक विलेज लेवल की प्लानिंग हो, तो आप उसको किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं नेचर से सीख करके। यानी कि आप देखेंगे कि भाई वहां पे धूप किस सीजन में कितनी आती है, किस एंगल में आती है, सोलर पाथ क्या होता है, विंड डायरेक्शन क्या होता है, बारिश में पानी कितना आता है, किस तरफ से बहता है, फॉरेस्ट फायर्स का इशू होता है कि नहीं। आप सारे इश्यूज और नेचर के सारे पैटर्न्स को स्टडी करते हैं और फिर उनको कंबाइन करते हैं एक डिजाइन में, ताकि आपको हर चीज लाइफ में जो जीने के लिए चाहिए वो आपको मिल सके नेचर से सीख करके, जिसको कुछ लोग बायोमिमिक्री भी कहते हैं। तो पर्माकल्चर डिजाइन से जब आप किसी फार्म को डिजाइन करें, तो उसका आइडिया ये होता है कि जैसे जैसे वो सिस्टम मेच्योर होते जाती है, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, वैसे वैसे ह्यूमन इंटरवेंशन कम होता जाना चाहिए। जैसे कि आपको पौधों को पानी देने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, आपको पानी की कभी दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो हर चीज का ये एक कंबाइंड सिस्टम है, डिजाइन साइंस है। हमारा मेन उद्देश्य ये था कि हमें लोगों के लिए लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज ढूंढने हैं, स्पेशली रूरल कम्युनिटीज में। और आज की डेट में क्या हो गया है कि हम सोचते हैं कि जी अगर हम कभी भी डेवलपमेंट के बारे में सोचें, तो डेवलपमेंट का मतलब होता है कि वो नेचर के अगेंस्ट ही होगा। यानी कि अगर डेवलपमेंट करना है, जी सड़कें बनानी है, इमारतें बनानी है, तो पेड़ काटने होंगे, फॉरेस्ट कवर खत्म करना होगा, धरती का कवर खत्म करना होगा, केमिकल फार्मिंग में जाना होगा। ये हमारी मान्यता बन गई है जो बिल्कुल गलत है, 100% गलत है।
तो जब हमने सोचा कि हम आपको लाइवलीहुड्स में, मैं लाइवलीहुड्स में काम करूंगी रूरल कम्युनिटीज के लिए, तो ये था कि हम सबके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज लाएंगे, ये पूरा स्टडी करके, उनके इश्यूज को समझ करके, और जो उनका ट्रेडिशनल विजडम है पहले उसको समझ करके, फिर हम ऐसी चीजें डेवलप करेंगे ताकि ये आपको डेवलपमेंट के साथ साथ चले पर बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हुए। इनफैक्ट सिर्फ पर्यावरण का नुकसान नहीं रोकना है हमें, बल्कि पर्यावरण को रीजनरेट करना है। तो किस तरीके से हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़े जिससे सबका फायदा हो, सब खुश हो और प्रकृति भी खुश हो। तो उसके लिए वन ऑफ द थिंग्स जिसमें हम बहुत ज्यादा स्ट्रांगली वर्क कर रहे हैं वो है कम्युनिटी टूरिज्म। मैं सिर्फ होम स्टेज नहीं कहूंगी क्योंकि होम स्टेज तो फिर एक बहुत छोटी सी चीज हो जाती है। तो कम्युनिटी टूरिज्म में आपको क्या है कि हम आपको गांव के गांव से बात करते हैं। अब उनमें क्या है कि पूरी की पूरी कम्युनिटी, पूरा का पूरा गांव आपको टूरिज्म को वेलकम करता है ना। तो वो कैसे, कुछ लोग हैं जिनके घर होंगे जिनमें एक एक दो दो कमरे हैं आपको, जो आपको होम स्टेज में कन्वर्ट हो जाएंगे ताकि आप उस परिवार के साथ रह सकें, और बाकी की जो कम्युनिटी है वो भी इन्वॉल्व होगी। तो कुछ कम्युनिटी के लोग हैं जिनके यहाँ बहुत अच्छा आपको ट्रेडिशनल उनका लोकल क्यूजीन का खाना बनता है, तो आप खाना वहां पे खाएंगे उन घरों में जा करके। कुछ लोग हैं जो आपको बर्ड वॉचिंग के लिए ले जाएंगे, कुछ लोग हैं जो आपको इकोलॉजी वॉक पे ले जाएंगे, कुछ लोग हैं जो आपको सनसेट सनराइज पॉइंट्स पे ले जाएंगे, कुछ लोग हैं जो आपको विलेज वॉक पे ले जाएंगे, कुछ लोग हैं जो वहां के आपके लोकल क्राफ्ट्स हो, चाहे वो लिखाई का काम हो, चाहे वो बैम्बू का काम हो, चाहे वो मेटल क्राफ्ट्स हो। इतने सारे क्राफ्ट्स हमारे हर गांव में भरे हुए हैं, पॉटरी है, वो सिखाएंगे आपको। तो कैसे एक पूरी कम्युनिटी आपको वेलकम करे कि आप उनके परिवार में आए हैं, और वो परिवार सिर्फ वो घर नहीं है जिसमें आप रह रहे हैं, वो परिवार वो पूरा एरिया है। तो हम कम्युनिटी टूरिज्म में काम कर रहे हैं ताकि ये पूरे के पूरे गांव आपको जुड़ सके और टूरिस्ट को वेलकम कर सके, और टूरिस्ट सिर्फ टूरिस्ट नहीं रहे, उनका अभिन्न अंग बन जाए जो कि उस कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट करे। खूबसूरत। आज की डेट में आपको टूरिज्म से क्या मतलब हो गया है कि जब टूरिस्ट आते हैं तो जी वो जगह को बर्बाद कर देते हैं। स्टार्टिंग में तो सब चाहते हैं कि आए क्योंकि पैसे मिल रहे हैं, और पैसे भी क्या होते हैं आपको कंट्रोल्ड होते हैं कि भाई वही 2-3 लोग जिन्होंने बड़े होटल बना लिए हैं वो वहीं तक सीमित रह जाती है, वो कम्युनिटी में नहीं जा पाती है। और कुछ साल में क्या होता है, ऐसे बहुत सारे होटल्स खुल जाते हैं जो जनरली बाहर के लोग ही खोलते हैं आपको, और उसके बाद फिर वो कचरे का ढेर बनने लगता है क्योंकि उसमें कोई कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और कहीं का हम डेवलपमेंट, कहीं का हम विकास, कहीं का हम रीजनरेशन नहीं देख रहे हैं। बहुत सेल्फिश इंडस्ट्री बन जाती है। तो हम बिल्कुल उसका विपरीत दिखा रहे हैं कि वो भी कितना सक्सेसफुल मॉडल है। और साथ में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इन सारे गांव में आप देखोगे बच्चे कल्चर से अलग जा रहे हैं क्योंकि उन्हें क्या सिखाया गया है, वो रिवर्स साइकोलॉजी चल रही है कि जी डेवलपमेंट का मतलब है शहर जाना। चाहे आप शहर में कुछ भी कर रहे हो, आपकी जिंदगी कितनी भी बदतर क्यों ना हो, आप चाहे रिक्शा ही क्यों ना चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पर डेवलपमेंट का मतलब है कि जी शहर जाना है। अपना गांव छोड़ करके आप किसी होटल में, मतलब आप नॉर्थ इंडिया से आप साउथ इंडिया में जाकर के भी किसी होटल में काम कर रहे हैं, वो भी डेवलपमेंट है। गांव वाले फिर भी खुश होंगे कि जी मेरा बेटा वहां पे जाकर के काम कर रहा है या मेरी बेटी ये कर रही है। पर अपने कल्चर के टुवर्ड्स जो एक प्राइड है वो खत्म होता चला जा रहा है। तो जब आपको बाहर के लोग आते हैं, आपके घर में रुकते हैं, आप जैसे खाना खाते हैं, आपका पहनावा, आपका कल्चर, वो देख करके खुश होते हैं, उसका अभिन्न पार्ट बनते हैं, तो उससे क्या होता है, आपको सेंस ऑफ प्राइड वापस आता है कि जी ये तो शायद अच्छी चीज है, बाहर वाले लोग आके अप्रिशिएट कर रहे हैं। बच्चे भी जो जब आपको ग्रो कर रहे हैं उनको भी अच्छा लगता है कि अलग अलग लोग भारतवर्ष से, विदेश से सब आ रहे हैं और हमारे साथ रह रहे हैं, हमारे घर में रह रहे हैं, हमारे तरीके से रह रहे हैं, हमारे खेतों में काम कर रहे हैं। तो वो प्राइड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अपने कल्चर का संरक्षण करने के लिए, वरना क्या बचेगा। ओके। इन मड हाउसेस की, ये जो खूबसूरत से प्यारे से मिट्टी के घर हैं, इनकी स्पेशलिटी क्या होती है, इनकी क्या खासियत है? आई एम श्योर ये हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, तो प्लीज़ थोड़ा बताइए कि इन स्मॉल क्यूट ब्यूटीफुल हाउसेस की जो मिट्टी के बने हुए हैं, आई थिंक ऑर्गेनिक हैं, वो कैसे स्पेशल हैं, कैसे ख़ास हैं? तो सबसे पहले मड हाउसेस के बारे में बात करते हैं, है ना। अब कई बार मैंने देखा है, मेरे YouTube पे कुछ वीडियोस हैं और कई लोग तो अच्छी चीज़ें लिखते हैं, पर कई लोग बहुत सारे बुरी चीज़ें भी लिखते हैं और बस रूड होने के लिए रूड होते हैं। तो उनमें से कुछ कमेंट्स मुझे याद है, और कुछ कमेंट्स होते हैं कि जी इसमें क्या नया कर रही हैं, ये मिट्टी के घर तो हमारे यहाँ भी होते हैं, हर जगह होते हैं, इतने सालों से चल रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। नहीं जी, बड़ी बात नहीं है, पर बड़ी बात ये है ना कि फिर वो ख़त्म क्यों हुए।
और उनको वापस मेन स्ट्रीम में कैसे लेकर के आना है। जिनके मिट्टी के मकान है वो उन मकानों को तोड़ क्यों रहे हैं, वो ये सीमेंट के मकान क्यों बना रहे हैं, मिट्टी के मकानों में दिक्कतें क्या क्या आ रही हैं, क्योंकि ये सारी बहुत सारी मिथ्स हैं एसोसिएटेड मड हाउसेस से। मैं एक तरह से ये भी बोलती हूँ आपको कि अगर आप इंसान को देखो, हम कहते हैं हम कितने साल पहले हम चांद पे पहुंच गए, हमारी क्षमता इतनी ज्यादा है। तो जिनकी क्षमता है कि चांद पे पहुंच जाए, आपको लगता है कि हमारी क्षमता नहीं है कि अगर मिट्टी के घर में कुछ थोड़ी मोड़ी दिक्कतें आ रहे हैं तो उनको हम ठीक कर सकें। उसके लिए उसको पूरी तरह से हटा करके हमें एक घटिया कंस्ट्रक्शन टेक्निक तो लाने की जरूरत थी ही नहीं। और ये भी याद रखिएगा, जब मैं घटिया कंस्ट्रक्शन टेक्निक कर रही हूँ तो वो मैं सिर्फ घरों के लिए बोल रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सीमेंट के मकान बुरे होते हैं, मैं कह रही हूँ नॉर्मल हाउसेस के लिए, स्पेशली रूरल इवन सिटी एनवायरनमेंट में आपको सीमेंट के घरों की जरूरत नहीं है, और मैं बताऊंगी क्यों। पर हाँ, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हो उसके लिए वो इनवैल्यूएबल है। तो जिस चीज की जहां पे उसकी जरूरत है उसे वहां पे इस्तेमाल कीजिए। तो अगर हम मिट्टी के मकान में आते हैं तो उसके इतने सारे एडवांटेजेस हैं कि कम से कम अगले 2 घंटे के लिए मैं सिर्फ इस बारे में बात कर सकती हूँ। पर मैं कुछ छोटी छोटी चीजें बस अभी बात करती हूँ। सबसे पहली चीज, हमें आजकल किस चीज की दिक्कत हो रही है, स्पेशली जो आपको क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इन्वायरमेंट बहुत एक्सट्रीम हो गया है ना, वेदर सिचुएशंस बहुत एक्सट्रीम हो गए हैं। गर्मी में आपको इतनी भीषण गर्मी है कि आप बैठ नहीं सकते हैं, सबको एसी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होती नहीं है। विंटर्स में आपको बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है कि जी सबको अपने घरों में हीटर चाहिए। मॉनसून में आपको ह्यूमिडिटी, स्पेशली आपको कोस्टल एरियाज में या मुंबई जैसे इलाके में आपको ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा है कि बैठ नहीं सकते। अगेन एयर कूलर्स तो काम ही नहीं करते हैं, सिर्फ एसी काम करते हैं ऐसी जगहों पे। हाँ, और ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि इतनी गर्मी है दिल्ली में और पॉल्यूशन है और गर्मी है, तो गांव में जाके, पहाड़ों में या गांव में जाके वो ठंडी हवा और मिट्टी के घर, एसी की भी ज़रूरत नहीं होती है और पंखे की भी ज़रूरत नहीं होती है, वो ठंडी हवा का झोंका और आप आनंद ले सकते हैं। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये सारी इश्यूज अगर हम सिर्फ वेदर को ही लें तो आप ये समझिए मिट्टी इतनी कमाल की चीज है, और उसको स्पेशली जब आप राइट डिजाइन के साथ कंबाइन कीजिए, जो हम सिखाते हैं जिसको कहते हैं सोलर पैसिव डिजाइन, तो आधा काम तो आपको मटेरियल्स कर देती हैं, यानी कि मिट्टी, चूना, पत्थर, ये वाले मटेरियल्स काम कर देते हैं आधा, और आधा काम आपको राइट डिजाइन करती है। दोनों चीजों का मेल जरूरी है, डिजाइन एंड मटेरियल। जब इन दोनों को हम सही तरीके से कंबाइन करते हैं तो आपको चाहे 45 डिग्री सेल्सियस बाहर क्यों ना हो, आपका घर इतना ठंडा रह सकता है कि आपको किसी एयर कूलर की जरूरत ना पड़े। सिमिलरली जब आपको बहुत सर्दी है तब भी आपका घर इतना वार्म रखा जा सकता है कि आपको हीटर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर आपने, जैसे अगर आप -20 डिग्री सेल्सियस में रहते हैं, अगर आपने बुखारी या कुछ जलाया भी तो आपको बस कुछ घंटों के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी, उससे ज्यादा नहीं। तो ये घर ऐसे होते हैं। ह्यूमिडिटी में जैसे ही आपको ह्यूमिडिटी बाहर का 50% से ज्यादा बढ़ता है, आपके घर की ह्यूमिडिटी ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाती है, एंड वाइस वर्सा। अगर आपको बाथरूम्स भी जब हम मिट्टी के बनाते हैं तो उसमें भी क्या होता है आपको, कि जैसे आप शीशों में देखते हैं ना, कॉन्डेंसेशन आता है जब गर्म पानी से नहाते हैं। जब आपको ये मिट्टी के बाथरूम भी होते हैं ना, तो आपको शीशों में कॉन्डेंसेशन तक नहीं आता है, क्योंकि ये पूरी ह्यूमिडिटी कंट्रोल करके रखती हैं। तो चाहे आपको बाहर एक्सेसिवली ड्राई एनवायरनमेंट हो या बाहर आपको एक्सेसिवली ह्यूमिड एनवायरनमेंट हो, आपका अंदर का एनवायरनमेंट बिल्कुल परफेक्ट रहता है। दिस इज लाइक मैजिक। और लोगों को विश्वास नहीं होता है, पर हाँ, जब तक आप देखेंगे नहीं आपको नहीं विश्वास होगा, और आप फिर बस ऐसे फालतू के कमेंट्स ही देते रहेंगे कि जी पर चोर घुस आते हैं ऐसे घरों में। नहीं जी, नहीं घुस आते हैं। मिट्टी के घर आपको सीमेंट के घर से कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं, कोई चोर नहीं घुस सकता। एक बिजली वाले को जब हम बुलाते हैं ना कि कुछ झिर्री काट लें बिजली के तार डालने के लिए, उनको 4 दिन लग जाते हैं सिर्फ झिर्री काटने की कोशिश में, इतने मजबूत है ये घर। इनको आप आकर के ट्रक से भी रैम करोगे ना, अगर सही से बनाए तो ये नहीं गिरेंगे। हमारे किले देख लो आप, कितने अटैक्स होते थे, कैनन बॉल अटैक्स, बुलेट अटैक्स, कुछ भी ले लो आप, कितना मुश्किल होता था लोगों को अंदर आने में। इट जस्ट हैज टू बी डन राइट। ओके, एक सवाल और बनता है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वो सवाल है। हर इंसान, खासकर हम लोग हिंदुस्तानी लोग, जो हम लोग मिट्टी से जुड़े हुए हैं, हम लोग अपनी जेब जरूर देखते हैं। तो इन मिट्टी के घरों को बनाने की ना कॉस्टिंग क्या आती है, कितना खर्च आता है, एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि अगर हम जुड़ना चाहें इस इनिशिएटिव से तो हमें क्या करना चाहिए। सबका ये क्वेश्चन होता है कि जी कॉस्ट कितना आएगा, इसका पर स्क्वायर फुट रेट कितना है। तो मैं ये क्लैरिफाई कर देती हूँ अभी
कि आप ये समझिए कि नेचुरल बिल्डिंग में बाय इट्स वेरी डेफिनेशन कोई पर स्क्वायर फुट कॉस्ट नहीं हो सकता इन द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म। तो अगर आपको कोई भी पर स्क्वायर फुट कॉस्ट बोल रहा है तो वो ट्रू नेचुरल बिल्डिंग नहीं है। ये साफ कर देते हैं अभी, क्योंकि आप ये समझिए अगर आप वही मटेरियल्स यूज कर रहे हैं जो आपकी जमीन पे अवेलेबल है तो आपका मटेरियल कॉस्ट क्या है? ऑलमोस्ट जीरो। कुछ चीजें तो आपको फिर भी खरीदनी ही पड़ेंगी। अगर आप ये घर खुद बना रहे हैं तो आपका लेबर कॉस्ट क्या है? जीरो। तो ये इतना ज्यादा सिचुएशनल है कि मैं हमेशा ये कहती हूं कि आपका जो भी बजट है आप उसमें बना सकते हैं। अगर आपका बजट 50,000 है तो आप 50,000 में बना सकते हैं। अगर आपका बजट 5 लाख है तो आप 5 लाख में बना सकते हैं। अगर आपका बजट 50 लाख है तो आप 50 लाख में भी बना सकते हैं। और अगर आपका बजट 5 करोड़ है या 50 करोड़ है तो आप 50 करोड़ में भी ये घर बना सकते हैं। तो इसका कोई बजट रेंज नहीं है, ये पूरी तरह से आपके हाथ में है। जो आपका बजट है, जो चीजें आपके पास अवेलेबल है, उससे आप कैसा भी डिजाइन कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि आप 50,000 का भी घर बना सकते हैं और आप 50 करोड़ का भी घर बना सकते हैं नेचुरल। ये टोटली आपके हाथ में है। फिर भी अगर मैं एक डिसेंट रेंज बताऊं तो आई वुड से आपको अज्यूम करना चाहिए एनीवेयर फ्रॉम आई वुड से 1500 रुपीज पर स्क्वायर फीट से लेकर के 3500 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक, ताकि एक पूरा रेंज कवर हो जाए। और हम 1500 भी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैं क्वालिटी कंस्ट्रक्शन की बात कर रही हूँ। अब मिट्टी के घर से हम ये नहीं मानते कि जैसे आपको जी बस मिट्टी ली और बना दिया। फिर ये सारी दिक्कतें आती हैं जो हम बात करते हैं कि जी पानी में दिक्कत हो रही है, बार बार लिपाई करने की दिक्कत होती है, बीच बीच में घर स्ट्रांग नहीं है, अंदर में ऐसा हो जाता है, फ्लड में ऐसा हो जाता है। ये नहीं, फिर हम प्रॉपर क्वालिटी कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं जिसमें कि आपको जितनी भी आपदाएं आए उनको ये घर आपको सीमेंट के घर से कहीं ज्यादा बेटर इनको झेल पाती हैं। चाहे वो आपको अर्थक्वेक हो, चाहे वो आपको फ्लैश फ्लड हो, चाहे वो आपको ह्यूरिकेन्स हो, all of these factors, natural building done right is far stronger than a regular and bad quality brick and cement house ever will be. That is what I can tell you about costs. ये अच्छा है। ये मैं भी चाहूँगा कि मैं एक ऐसा मिट्टी का घर बनवाऊँ। शगुन, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन। ये इंटरव्यू, ये साक्षात्कार बहुत इन्फॉर्मेटिव था, बहुत कुछ जानने को मिला, समझने को मिला और बातें करके बहुत मज़ा भी आया। ये बस छोटी सी कुछ एडवांटेजेस हैं मड बिल्डिंग की जो मैंने अभी बताई हैं, और बहुत सारे हैं, बट एज आई सेड ये एंडलेस टॉपिक है। इट्स बीन रियली डिफिकल्ट। हम लोग बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे कि आपके यहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और मेरी तरफ से भी टेक्निकल चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं और हम लोग ऑनलाइन आके बातचीत कर सकें। आई एम श्योर कि दर्शकों को बहुत पसंद आएगा ये इंटरव्यू और उनको बहुत मज़ा आया होगा, बिकॉज इट्स बीन रियली हार्ड एंड आई रियली वांट टू थैंक यू। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका कि आपने वक्त निकाला, टाइम दिया और ये हमारी बातचीत हो पाई।